मैं डॉक्टर शैलेश उनावत हमारी इस खास पेशकश सेहतनामा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सेहतनामा रखता है शहर की सेहत का विशेष ख्याल और आज इस अंक में बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए हमारे साथ हैं शहर के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज मनोरिया। डॉक्टर पंकज मनोरिया, आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हृदय रोग से संबंधित सारे विषयों पर और साथ में एक विशेष चीज़ जो कि कहलाती है गोल्डन आवर्स या वह स्वर्णिम घंटे जिसमें हम मरीज की जान बचा सकते हैं। तो डॉक्टर पंकज, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा आखिर ये गोल्डन आवर्स क्या होते हैं? ये गोल्डन आवर ये होता है जब आपको कभी हार्ट का अटैक आता है तो अटैक के बाद का जो पहला घंटा होता है उसको गोल्डन आवर बोलते हैं। गोल्डन आवर का मतलब आपको पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस अटैक को काउंटरएक्ट करने के लिए। अगर आपने सही ट्रीटमेंट उस पहले घंटे या गोल्डन आवर में ले लिया तो हृदय जो हार्ट अटैक से जो दुष्परिणाम होते हैं उससे आप काफ़ी हद तक उससे बच सकते हैं, उससे निजात पा सकते हैं। तो इसलिए बोलते हैं गोल्डन आवर। फर्स्ट जो 60 मिनट होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये मतलब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास कि उसको फटाफट हम इसको ग्रैब करके इसको ट्रीट ले करें। तो ट्रीटमेंट जो सही ट्रीटमेंट अगर आपने ले लिया गोल्डन आवर में तो काफ़ी हद तक उसको हम बच सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ आपका कि जो एक चेस्ट पेन हुआ या भारीपन लगा या सांस फूल रही है उस समय हम लोग इनो खाने में, एसिलॉक खाने में या जिसे कहते हैं एंटासिड्स खाने में जो समय गुजारते हैं उससे हमें बचना चाहिए। यस, अगर जैसे आपको कुछ सिम्टम्स हुए, जैसे चेस्ट पेन हुआ बिल्कुल जो कि बिल्कुल सेंटर ऑफ चेस्ट में आपके लेफ्ट हैंड में रेडिएट कर रहा है, आपको स्वेटिंग बहुत हो रही है, पसीना आ रहा है, सांस फूल रही है, तो ये लक्षण लगभग हार्ट अटैक के होते हैं। अगर आपको पता लग गया कि हाँ मुझे हार्ट अटैक है तो उसमें गोल्डन आवर में हम 3 एक पॉलीपिल किट बोलते हैं। ये अगर ये 3 जो दवाइयाँ होती हैं अगर आपने पहले घंटे के अंदर खा ली आपने तो मतलब अटैक से हम 50% उसके साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। तो ये 3 जो इंपॉर्टेंट गोलियाँ होती हैं, सबसे पहले 325 मिलीग्राम की डिस्प्रिन आपको लेना है, दूसरी होती है क्लोपिडोग्रेल 75 मिलीग्राम की 4 टैबलेट इकट्ठे लेना है, और तीसरी होती है एटोरवास्टेटिन 80 मिलीग्राम। तो उसको हम बोलते हैं इमरजेंसी पॉलीपिल किट। तो मैं ये बोलता हूँ एक छोटे से पॉकेट में आप हमेशा अपने पास रखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर एक पेशेंट को या हर एक नॉर्मल आदमी को कहीं भी ट्रैवल करे, क्योंकि कभी भी हार्ट अटैक कह के किसी को भी नहीं आता। कभी भी ऐसे अटैक आए और आपको अगर आपने तुरंत, आपके पास ये छोटी सी किट है आपके पास और आपने तुरंत उसको ले ली गोल्डन आवर में, तो 50% उसका आप समझ लो बच सकते हो अटैक से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है पॉलीपिल किट हमेशा अपने पास रखने की, मैं बोलता हूँ। ये पॉलीपिल किट में आपने बताया 3 प्रकार की गोलियां होती हैं। इन गोलियां अगर सपोज हार्ट अटैक नहीं भी है और किसी ने घबराहट में खा ली तो इनके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं क्या? इसमें कोई बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं होते अगर आपने एक डोज ले भी लिया इसका। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड थिननेस होता है और ये जो हार्ट के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जो अचानक जम जाता है उसको काउंटरएक्ट करने के लिए होती है एटोरवास्टेटिन। तो ये दवाई चलो सपोज आपने ले लिया, कई बार पता निकला कि हार्ट अटैक नहीं भी, तो एक गोली से इतना कोई सीरियस हार्म नहीं होगा, लेकिन फ़ायदा आपको बहुत हो सकता है। क्योंकि अटैक क्यों होता है, जब आपकी हार्ट की धमनियाँ होती हैं उसमें जो प्लाक होता है उसमें कुछ एक रप्चर हो जाता है, उसमें क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो बहाव है आपकी रक्तों का, जो खून का बहाव जो आपकी हार्ट की मांसपेशियों को मिलना है वो रुक जाता है। ब्लड थिनर्स खाते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाता है और आपको पैसेज वापस चालू हो जाता है। क्लॉट को डिसॉल्व करती हैं दवाइयाँ। तो ये जहाँ पैसेज चालू हुआ, ब्लड सप्लाई चालू हुआ, तो मसल्स वापस एक्टिवेट होने लगते हैं। तो ये इसलिए इसका खाना बहुत ज़रूरी होता है। इसका मतलब पॉलीपिल किट का फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, नुकसान न के बराबर हैं। ये तो हुई गोल्डन आवर्स के ऊपर चर्चा। अब लोगों को बहुत सारे मिथ रहती है, ठंड में हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा आते हैं और हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते, मृत्यु दर भी बढ़ जाता है। तो इसमें 3 चीज़ों पे मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। उम्र, ठंड में कितना एक्सपोजर होना चाहिए और व्यायाम किस लेवल तक करना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल साइंटिफिक है कि जो ठंड या विंटर्स होते हैं, एक्सट्रीम विंटर्स, उसमें हार्ट के अटैक के इंसिडेंस बढ़ जाते हैं। इसका साइंटिफिक रीज़न ये होता है कि जब काफ़ी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और बॉडी एक्सपोज होती है ठंड से, तो बॉडी के जो ब्लड वेसल्स होते हैं, हार्ट के ब्लड वेसल्स होते हैं, वो वैसो कंस्ट्रिक्ट करते हैं, मतलब वो सिकुड़ते हैं। अगर उसमें पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ है सर्कुलेशन और अगर वो सिकुड़न आ जाती है तो जो ब्लड सप्लाई मिलना है हार्ट के इंपॉर्टेंट मसल्स को वो रुक जाता है। तो बेसिकली वैसो कंस्ट्रिक्शन, सिकुड़ना ठंड की वजह से, ये एक नंबर 1 कारण होता है। नंबर 2 कारण होता है कि आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी चेंज हो जाती है। आप यू डोंट गो फॉर एक्सरसाइज नहीं करते, तला हुआ ज़्यादा खाने लगते हैं, कई बार ब्लड प्रेशर का भी इंस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कई 3-4 कारण होते हैं कि जिसकी वजह से विंटर्स में एक डेफिनेटली बढ़ जाता है हार्ट का अटैक का इंसिडेंस।
दूसरी चीज़ मैंने व्यायाम से पूछा, व्यायाम किस उम्र के लोगों को कितना करना चाहिए और ज़्यादा अत्यधिक व्यायाम से कुछ दुष्परिणाम भी हैं क्या? देखिए, अब एक्सरसाइज का हम देखें तो एक्सरसाइज का एक डबल एजेड स्वॉर्ड बोल सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, एक्सरसाइज करने से हार्ट अटैक का इंसिडेंस कम होता है, व्यायाम सेहत के लिए अच्छा होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर कोई लिमिट क्रॉस करें अपन, अगर एक्सट्रीम व्यायाम जो होता है जिसमें कि जिसको बोलते हैं बिल्कुल हार्ड करते हैं, बिल्कुल बहुत विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं अपन, बहुत लोड पर एनियोरोबिक एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हो रही है, लैक्टिक एसिड जनरेशन बहुत बढ़ रहा है, तो वो कई बार हार्ट को नुकसान देती है। हार्ट को प्रिवेंशन के लिए जो हम बोलते हैं मॉडरेट एक्सरसाइज, मतलब 30 to 40 मिनट्स 5 टाइम्स अ वीक अगर अपन करते हैं तो ये होती है मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज, ये हार्ट को हेल्प करती है। इसके ऊपर अगर आप ज़्यादा करते हैं, कई लोग बोलते हैं कि मैं 3 घंटे वॉक कर रहा हूँ, 4 घंटे वॉक कर रहा हूँ, उसका हार्ट के प्रिवेंशन पे कोई असर नहीं होता, इनफैक्ट उसका दुष्परिणाम ज़्यादा हो जाता है। लिमिट के बाद एक्सरसाइज करते हो तो एक यू शेप कर्व होता है, शुरू में तो कर्व बेनिफिट करता है एक्सरसाइज को, लेकिन ज़्यादा करोगे तो उससे भी वेयर एंड टियर होता है मसल्स का, उससे प्लाग रप्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार देखा होगा आपने जिम में बहुत एक्सेसिव वेट लिफ्टिंग होती है, और जिम में भी अपन ने नोटिस किया है कई बार बहुत से अच्छे हेल्दी लोगों को अटैक आ जाता है जिम में। कारण ये होता है कि जब आप बहुत विगरस एक्सरसाइज करते हो तो हार्ट के जो प्लाग्स होते हैं वो ज़्यादा एक्सरसाइज करने से उनकी ऊपरी परत रप्चर हो जाती है, और उसमें अचानक जैसी रप्चर होती है तो उसमें क्लॉट बन जाता है और हार्ट की जो बहाव है रक्तों का वो अचानक रुक जाता है। तो हम हमेशा बोलते हैं कि आप मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करिए, अपनी टारगेट हार्ट रेट का ध्यान रखिए, आपको कितनी हार्ट रेट तक आपको बढ़ाना है एक्सरसाइज में। हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं 220 माइनस एज, जैसे अगर आपकी एज सपोज 50 है तो 220 में से माइनस गए 50, 170, तो ये होती है आपकी टारगेट हार्ट रेट। इसके बियॉन्ड अगर अपन जाते हैं एक्सरसाइज करते हैं तो फिर वो हार्मफुल होती है, तो इसका भी ध्यान रखें कि आपकी टारगेट हार्ट रेट कितनी आप एक्सरसाइज में अचीव कर रहे हैं। अभी अभी रिसेंट स्टडीज़ में कुछ ऐसी आई हैं चीज़ें कि रात्रि में टीएमटी करना या रात्रि में विगरस एक्सरसाइज करने से हार्ट को ज़्यादा परेशानी होती है या हृदय की बीमारियां बढ़ जाती हैं। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, एक बॉडी की एक सर्केडियन रिदम होती है कि किस टाइम पे आपको उठना है, किस टाइम पे सोना है, किस टाइम पे रिलैक्स होना है। तो उस सर्केडियन रिदम को आप डिस्टर्ब करोगे तो फिर ये बॉडी में फिर डिस्टर्बेंस होता है। जैसे आपने एक्सट्रीम आप रात में जब व्यायाम करते हैं तो रात में क्या होता है कि कई हार्मोन्स जनरेट होते हैं, मेलेटोनिन हार्मोन, तो वो आपको बॉडी को चाहता है कि वो रिलैक्स रहे। अब उसका बॉडी से आप ऑपोजिट कराओगे, आप जब रात में जब सोने का टाइम हो रहा है 10-11 बजे आप उसमें विगरस एक्सरसाइज कराओगे तो यू आर गोइंग अगेंस्ट द फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी। तो इस चक्कर में कई बार ये होता है कि इस चक्कर में कई बार इंसिडेंस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक्सरसाइज का तो मैं तो कहूँगा सही समय होता है कि मॉर्निंग आवर्स में एक्सरसाइज करिए उठ के, कोई उस समय आदमी बॉडी प्रिपेयर रहती है एक्सरसाइज के लिए, एक्टिविटी के लिए बॉडी प्रिपेयर होती है। रात अब एक्सट्रीम इवनिंग में रात में तो बॉडी वैसे ही थक जाती है, अलग अलग हार्मोन जनरेट करते हैं जो चाहते हैं कि बॉडी रिलैक्स रहे। तो आप जब रिलैक्सेशन स्टेट में आप उसको एक्टिवेट करते हो तो वो दैट्स अगेंस्ट फिजियोलॉजी। मतलब जो प्राकृतिक बायोलॉजिकल क्लॉक है उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, अब इसमें हम देखें युवा वर्ग में आजकल हृदय रोगों की बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ गई है और अटैक्स भी आने लगे हैं और डेथ रेट जो है युवा वर्ग में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ओल्ड एज। इसके क्या कारण है और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है? युवा वर्ग में अगर अपन सर्केडियन रिदम की बात करें, सबसे पहले इसी बता दें, आप युवा वर्ग देखोगे तो आप सोते हैं 3 बजे 4 बजे, उठते हैं 10-11 बजे। बॉडी का जो मैंने कहा हार्मोन्स होते हैं जब जनरेट होते हैं मेलेटोनिन हार्मोन, वो 10 से 3 के बीच में जनरेट होता है। मतलब मेलेटोनिन हार्मोन का फंक्शन होता है बॉडी को सप्रेस करके सुलाना। आप उसके अगेंस्ट जाओगे, आप सुबह सोओगे, रात में जगोगे, तो ये डिस्टर्ब करते हो। एक नंबर 1 कारण ये होता है। नंबर 1 2 कारण होते हैं कि आज की जो युवा वर्ग है वो अपनी ऊपरी मतलब खूबसूरती पर ज़्यादा ध्यान देते हैं अपन। आपकी बॉडी अगर भले ही बिल्कुल अच्छी हो, ऊपर से अच्छी हो, आपके मसल्स डोले छोले बहुत अच्छे हों, लेकिन अगर अंदर से आपकी हैबिट्स अच्छी नहीं है, आपके अंदर की चीज़ें अच्छी नहीं है, मतलब आपका हो सकता है ब्लड शुगर बढ़ा हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हो सकता है आप ट्रांस फैट ज़्यादा खा रहे हो, फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हो। अगर ये सब करते रहोगे तो आपकी ऊपरी अगर भले ही अच्छी हो लेकिन अंदर से अगर आपने सिस्टम में ध्यान नहीं दिया, आपका शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का, ब्लड प्रेशर का, स्मोकिंग बहुत कर रहे हो, आप टोबैको ले रहे हो, तो ऊपरी मतलब चीज़ें काम नहीं आती। जैसे उदाहरण तौर पर गाड़ी है आपकी, ऊपर से आपने चमचमा दी अच्छे से, अंदर से इंजन की सर्विसिंग ढंग से नहीं हुई तो गाड़ी कभी भी रुक जाएगी। तो यही होता है, इसलिए युवा वर्ग में हृदय रोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब हम जोड़ें अगर तो मधुमेह, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इनका हृदय रोगों से क्या संबंध है और सीधे सीधे हार्ट पे क्या इफेक्ट डालती है चीज़ें, इनको कैसे ध्यान रखना चाहिए और इनके कारण होने वाले हार्ट अटैक से कैसे बचा जा सकता है? अब देखें कि नंबर 1 हार्ट अटैक का कारण क्या होता है। नंबर 1 हार्ट अटैक का कारण होता है डायबिटीज़ और नंबर 2 होता है हाई ब्लड प्रेशर। 2 बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स होते हैं हार्ट अटैक के। अगर किसी को डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है
तो उसको अटैक आने के चांसेस एज़ कम्पेयर टू जिसको डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर नहीं है कम से कम 2 से 3 गुना ज़्यादा हो जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है। इनफैक्ट हम डायबिटीज़ वालों को बोलते हैं, डायबिटीज़ बेसिकली हार्ट की डिजीज़ है। बेसिकली ब्लड शुगर बढ़ना तो एक वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन है, लेकिन क्योंकि मेन जो कारण होता है डायबिटीज़ वालों में मृत्यु का या फिर उनको प्रॉब्लम्स आने का, वो हार्ट अटैक की वजह से होता है। तो अगर आपका हार्ट पे आपने फोकस किया डायबिटीज़ वालों को, तो आप यूजुअली आपको अच्छा रहता है। ये सेम चीज़ लागू होती है ब्लड प्रेशर पे। ये दोनों चीज़ें एक साइलेंट किलर का काम करती हैं। मतलब एज सच देखोगे तो ब्लड प्रेशर कई बार कोई सिम्टम्स नहीं होता, डायबिटीज़ ब्लड शुगर बढ़ा होता है, कोई सिम्टम्स नहीं होता। फर्स्ट टाइम हम देखते हैं पेशेंट हार्ट अटैक से आया, हमने उसका नापा ब्लड प्रेशर, उसका शुगर नापा तो बहुत हाई निकला। उनसे पूछा आपको कब से, कहते हैं डॉक्टर साहब में तो कोई तकलीफ नहीं थी। तो ये एक साइलेंटली मतलब एक शांत हत्यारा होता है, अंदर ही अंदर आपको बॉडी को डैमेज करता है। और पहली बार जब पता लगता है जब उसकी वजह से आपको कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, मतलब ये रिस्क फैक्टर है। तो उसका उपाय ये है कि हमें समय समय पे अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों चीज़ें जांच करते रहना चाहिए। कई बार सिम्टम्स इसमें जनरेट नहीं होते इनिशियल स्टेज में, तो अगर पहले ही इसको पता लग जाए और पहले ही इसको हम रिस्क फैक्टर को कंट्रोल कर लें, तो उसकी वजह से जो इवेंट या कॉम्प्लिकेशन हो रहा है उसको हम रोक सकते हैं। इलाज के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके पहले डॉक्टर पंकज मैं जानना चाहूँगा बेसिक कॉमन सिम्टम्स, सबसे कॉमन सिम्टम्स हार्ट अटैक के क्या होते हैं और एज से संबंधित भी होते हैं कि नहीं वो, और किस एज में क्या वेरिएशन हो सकता है और उनको हम कैसे जल्दी से पकड़ के डॉक्टर के पास पहुंच सकते हैं। देखिए, दो तरीके हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं और एक होता है साइलेंट हार्ट अटैक। मतलब वो क्लासिकल सिम्टम्स नहीं है और साइलेंटली हार्ट अटैक हो रहा है। क्लासिकल सिम्टम्स में क्या होता है कि आपको चेस्ट पेन होता है। आमतौर पे लोगों की धारणा की होती है कि हार्ट लेफ्ट साइड में और लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन होगा। कॉमन जो क्लासिकल सिम्टम होता है रेट्रोस्टर्नल, मतलब हार्ट बेसिकली आपकी स्टर्नम बोन है उसके पीछे होता है, लेफ्ट में यूजुअली नहीं होता, बिल्कुल बीच में होता है हार्ट। तो अगर सिम्टम्स आपको बिल्कुल बीच में आ रहे हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं जो कि चलने में बढ़ रहे हैं, लेफ्ट हैंड में रेडिएट हो रहे हैं, साथ में आपको स्वेटिंग हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है और कुछ ऐसा सिम्टम्स हो रहा है जो आज तक कभी नहीं हुआ, तो ये हार्ट अटैक के लक्षण क्लासिकल हो सकते हैं। अब आता है दूसरा कि इसमें क्लासिकल सिम्टम्स नहीं होते, बिल्कुल ऐसा क्लासिकल पेन नहीं हो रहा लेकिन एबनॉर्मल सिम्टम्स हो रहे हैं, तो वो होता है साइलेंट हार्ट अटैक। साइलेंट हार्ट अटैक में क्या होता है, हो सकता है चेस्ट पेन ना हो, कई बार आपको सांस बहुत ज़्यादा अचानक फूलने लगे, अचानक बहुत तेज़ पसीना आने लगे, कई बार ये होने लगा है तो आप बेचैनी होने लगे खूब, जो आज तक कभी नहीं हुई, बिल्कुल ठंडे पसीना आने लगे। तो ये कई बार चेस्ट पेन नहीं हुआ लेकिन साइलेंटली अटैक कर रहा है, लेकिन दूसरे सिम्टम से प्रेजेंट कर रहा है, जैसे सांस फूलना ऐसा है। तो ये भी कई बार ओल्ड एज में कई बार कॉमन होता है, कई बार डायबिटीज़ में क्योंकि उनको न्यूरोपैथी होती है ऑटोनोमिक, तो क्लासिकल चेस्ट पेन कई बार नहीं होता, उनको सिर्फ सांस फूल लगती है अचानक। कई बार वो देखते हैं बैठे बैठे सांस फूल रही है, चलने में सांस फूल रही है कई बार। तो ये सिम्टम्स कई बार ये इसको भी हमें देखना चाहिए कई बार कि ये भी एक साइलेंट अटैक के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं हमें। ऐसा आम आदमी का मानना रहता है कि हल्का सा चेस्ट पेन हुआ, कुछ हुआ तो एक सॉर्बिडेट की गोली खा के डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, इसमें आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, जैसे कोई नॉन हार्ट पेशेंट हो, वो सॉर्बिटेट की गोली खा ले तो ठीक है, उसको मालूम है कि मुझे जो चेस्ट पेन मेरा एंजाइना है। सॉर्बिटेट क्या होता है? सॉर्बिटेट क्या होता है, जो आप गोली खाते हो उसको जीभ के नीचे रखते हो तो तुरंत बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है विद इन सेकेंड्स, जो आपके ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट करती है, चौड़ा कर देती है। तो जो चीज़ चौड़ा हो गई, ब्लॉकेज भले ही उतने हैं लेकिन चौड़ा हो गई तो थोड़ा फ्लड तो टेम्परेरी रिलीव हो जाता है उससे, बेसिकली ये होता है। तो ये, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट होता है, उससे अचानक कई बार ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है, क्योंकि चीज़ चौड़ी हुई तो ब्लड प्रेशर फटाक से कम हो जाता है। तो कई बार ये डबल एजेड होता है। लेकिन यूजुअली मैं कहूँगा जो हार्ट के नॉन पेशेंट्स है वो रखें अपने पास, दर्द हो तो खा ले। लेकिन जो नॉर्मल आदमी है, हल्का सा चेस्ट पेन हो सकता है वो कार्डियक ना भी रहा हो, फिर आप सॉर्बिटेट खा लो तो कई बार तो अचानक बीपी फॉल होकर कई बार चक्कर खा के आदमी गिर भी जाता है, तो वो थोड़ा एक ट्रिकी होता है। तो पॉलीपिल किट जो होती ज़्यादा बेहतर होती है, अगर आप नोन नहीं है किसी हृदय रोग से, तो पॉलीपिल किट हमेशा ज़्यादा अच्छी रहती है। और इन दवाइयों से हमें समय मिल जाता है कि हम डॉक्टर के पास पहुंच जाएं और समय पे इलाज करवा सकें। तो अब हम शिफ्ट होते हैं इलाज पर। इसका इलाज किस किस तरीके से हो सकता है अगर किसी को वाकई में हार्ट अटैक आ गया है? तो देखिए, जैसे आपको पता लग गया कि आपको अटैक है, तो आपने सबसे पहले तो तीनों दवाई ले ली पॉलीपिल किट विद इन 1 आवर, तो आपका 50% आप उससे बच गए। फिर आप हॉस्पिटल में जैसे ही पहुंच जाते हैं तो फिर 2 तरीके से इलाज होता है। एक इलाज होता है कि अगर जैसे आप पहुंच गए कोई कार्डियक अस्पताल में जहां की एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की सुविधा है, तो ऐसे केसेस में तो हम करते हैं कि विद इन एज अर्ली एज पॉसिबल एंजियोग्राफी करें आपकी। एंजियोग्राफी क्या होती है? हार्ट की धमनियों की जांच होती है। हम अंदर से हम देखते हैं कि जो हार्ट की 3 धमनियाँ जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही हैं, उन धमनियों में कौन सी धमनियों की ब्लड सप्लाई चोक हो गई है। एंजियोग्राफी करके देखते हैं, चोक है तो तुरंत उसको हम खोल देते हैं एंजियोप्लास्टी के माध्यम से और स्टेंट लगा के संचार को वापस कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। मतलब अटैक के दौरान पहले 6 घंटे में एंजियोप्लास्टी बोलते हैं प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, जो कि एक लाइफ सेविंग
अपॉर्चुनिटी होती है हमारे पास। लेकिन आप जानते हैं कि एंजियोप्लास्टी हर जगह पॉसिबल नहीं होती। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और हर जगह कैथ लैब होना, डॉक्टर का अवेलेबल होना पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे केसेस में हम बोलते हैं थ्रोम्बोलिसिस, मतलब थ्रोम्बोलिटिक एक दवाई का नाम होता है। जो थ्रोम्बस बन जाता है हार्ट की धमनियों में, उसको लाइस उसको तोड़ने के लिए एक दवाई होती है, वो हम हाथ के इंजेक्शन के माध्यम से हम दे देते हैं। तो वो भी काफ़ी हद तक हेल्प करती है। अगर आपने वो दवाई बहुत अर्ली आवर्स में ले ली, गोल्डन आवर में, या सपोज 1 to 3 या 6 आवर्स तक भी ले ली, तो वो क्या करती है, क्लॉट को डिजोल्व करती है। फिर आपके पास टाइम रहता है एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी कराने का। तो ये दोनों में से एक ट्रीटमेंट होना बहुत आवश्यक है हार्ट अटैक में। एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि अगर हमने थ्रोम्बोलिटिक्स या जो थक्का जमने वाली दवाइयाँ, थक्का जमने से रोकने वाली दवाइयाँ हैं, वो अगर दे दी हैं, तो बहुत सारे 24 से 48 घंटे तक हम एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी नहीं कर सकते। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। बहुत सारी रिसर्च हुई उसमें कि थ्रोम्बोलिसिस के बाद हमें कब करना है एंजियोग्राफी। कुछ लोग ने डिसाइड किया कि 24 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे या 48 घंटे या 7 दिन। तो यह निष्कर्ष निकला है कि विदिन 24, आपने थ्रोम्बोलाइज किया उसके 24 आवर्स के बाद आप तुरंत एंजियोग्राफी करा सकते हो नॉर्मल केस में। मतलब जो पेशेंट ठीक होने के बावजूद भी अगर पेशेंट को ठीक नहीं हुआ थ्रोम्बोलिसिस, तो आपको अर्जेंट में कराना ही पड़ेगा, क्योंकि दैट्स इट, आपके पास ऑप्शन नहीं। इसको बोलते हैं फेल्ड थ्रोम्बोलिसिस एंड रेस्क्यू एंजियोप्लास्टी। लेकिन अगर आपको सपोज थ्रोम्बोलिसिस ने इफेक्ट कर लिया, पेन भी कम हो गया, तो भी 24 आवर्स के बाद राइट पीरियड होता है एंजियोग्राफी करने। एंजियोग्राफी हुई, एंजियोग्राफी में एक भाषा उपयोग करी जाती है डॉक्टरों द्वारा, सिंगल वेसल डिजीज़, डबल वेसल डिजीज़, ट्रिपल वेसल डिजीज़। ये क्या होती हैं और इनका इलाज किस तरीके से हो सकता है? देखिए, हार्ट की जो धमनियाँ, 3 धमनियाँ होती हैं हार्ट में। राइट में एक होती है, लेफ्ट में 2 होती हैं। तो तीनों वेसल्स की हम जांच करते हैं एंजियोग्राफी में। अगर हम पाते हैं कि एक नस में खराबी है तो उसको बोलते हैं सिंगल वेसल, अगर 2 में है तो डबल वेसल, 3 होते हैं तो ट्रिपल वेसल। मतलब कौन सी वेसल्स में कितनी बीमारी है। बीमारी मतलब 70% से ज़्यादा बीमारी को हम बीमारी बोलते हैं। अगर 70% से बीमारी कम है तो मतलब वो इट इज़ नॉट क्रिटिकल, तो वो मतलब इट इज़ नॉट कॉजिंग एनी प्रॉब्लम। जहाँ 70 से ज़्यादा % ब्लॉकेज आता है तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि डबल वेसल है कि ट्रिपल वेसल है, और फिर हम आपको ऑप्शन बताते हैं। यूजुअली क्या होता है, अगर ट्रिपल वेसल होती है, तीनों हिस्सों में ब्लॉकेज होते हैं, तो यूजुअली कई बार हम बाईपास की सलाह देते हैं, या सिंगल डबल वेसल होती है तो यूजुअली एंजियोप्लास्टी बोला जाता है। तो ये इस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट किस पेशेंट में देना है हमें। इसमें उम्र का कोई रोल रहता है? जी हाँ, उम्र का, जैसे कई बार क्या उम्र का और बाकी कोमॉर्बिड कंडीशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। कई बार जैसे सपोज हमने बहुत एडवांस एज में, सपोज 80 ईयर्स का मेरे पास जेंटलमैन आया, हमने जांच करी, उसमें तीनों हिस्सों में खराबी है बहुत कुछ, लेकिन हम 80-85 ईयर्स में उसको शुगर भी है, उसको लंग्स भी खराब है, ऐसे में बाईपास करना बहुत लाइफ रिस्की हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जो सबसे ज़्यादा जिसमें ब्लॉकेज है, जो कल्प्रेट आर्टरी है, हम उस वेसल को खोल देते हैं और बाकी 2 को दवाई पे रख लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसका काम भी हो जाता है, रिस्क भी कम होती है और पेशेंट का ठीक भी हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि आप सिनेरियो क्या है पूरा। क्योंकि उम्र में कहा जाता है, उम्र के साथ साथ थ्रोम्बस जिसे बोलते हो, नरम की जगह कड़क होकर कैल्शियम जमा हो जाता है। तो वो कैल्शियम वाला जब जिसमें स्कोरिंग होती है या कैल्शियम ज़्यादा होता है, तो उसमें किस तरीके का प्रोसीजर किया जाता है? देखिए, एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं, हम जो ब्लॉकेज होते हैं उसको चौड़ा करते हैं बैलून से और फिर स्टेंट लगा देते हैं। सपोज ब्लॉकेज में कैल्शियम है, तो जब आप बैलून से आप उसको चौड़ा करेंगे तो कैल्शियम तो सख्त होता है, तो वो ब्रेक नहीं होगा, चौड़ा नहीं होगा। जब तक जगह नहीं बनेगी, स्टैंड घुसा नहीं सकते अपन। तो इसके लिए आजकल डिवाइस होती है रोटा अब्लेशन। रोटा अब्लेशन क्या होता है, ड्रिलिंग होती है, जैसे ड्रिलिंग अपन मशीन में करते हैं ना, ड्रिलिंग करते हैं, तो वो ड्रिलिंग मशीन, छोटी ड्रिलिंग मशीन होती है, वो अंदर जाती है और कैल्शियम को ड्रिल करती है, तो कैल्शियम को ब्रेक कर देती है छोटे छोटे पार्ट्स में, वो ब्लड वेसल थ्रू निकल जाते हैं। तो जैसे कैल्शियम ब्रेक होता है, फिर हम बैलून से चौड़ा करते हैं और स्टेंट को लगा देते हैं। तो अब आजकल कैल्सिफाइड आर्टरी में भी एंजियोप्लास्टी पॉसिबल है रोटा अब्लेशन टेक्निक के द्वारा। एंजियोप्लास्टी और जिसे हम कहते हैं बाईपास सर्जरी, दोनों में अगर हम देखा जाए तो पेशेंट को क्या फ़ायदेमंद होता है? क्योंकि एक मिथ रहती है कि मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगा। देखिए, सही बोला आपने। सर्जरी से बेसिकली क्या, सर्जरी बहुत सर्जिकली इन्वेजिव प्रोसीजर हो जाता है, बहुत आपको स्टर्नम ओपन करना पड़ता है, उसके पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन से लोग डरते हैं, वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है 2 दिन के लिए, स्टिचेस की प्रॉब्लम होती है, तो लोग का एक वो होता है कि सर्जरी हमें नहीं कराना। लेकिन सर्जरी के फ़ायदे क्या होते हैं कि सर्जरी में आप एक साथ जितने ब्लॉकेज हैं आपको, उस ब्लॉकेज में आप नया ग्राफ्ट लगा देते हैं। मतलब बाईपास का मतलब होता है कि आपको बाईपास ट्रैक्ट के थ्रू आपके हार्ट को खून मिलेगा। जो आपकी खुद की नेटिव वेसल्स हैं उनकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, नई नस को आपको हार्ट नया जैसा हो जाता है, क्योंकि आपकी नई नई वेसल्स आपने लगा दी, एक साथ पूरा सर्कुलेशन आपने ठीक कर दिया। तो ये बाईपास का होता है। अब साइड इफेक्ट बता दी। एंजियोप्लास्टी का फ़ायदा क्या होता है, आप एंजियोप्लास्टी 1 घंटे में एंजियोप्लास्टी हो जाती है आपकी, आप नेक्स्ट डे आपकी छुट्टी हो जाती है, कोई स्टिचेस नहीं लगते। लेकिन कई बार कई वेसल्स ऐसी होती है, इसमें पॉसिबल ही नहीं होता, कई एनाटॉमी ऐसी होती हैं, कैल्शियम भले ही कर लेते, कई बहुत सीवियरली कैल्शियम होता है, उसमें पॉसिबल नहीं होता। तो हम डिपेंड करता है कि क्या पेशेंट की एनाटॉमी है,
दोनों प्रॉज एंड कॉन्स किस में, एक हम एक हार्ड टीम अप्रोच रखते हैं, पेशेंट को बुलाते हैं, सर्जन को बुलाते हैं, हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि बेटे ये प्रॉज हैं, ये कौन से हैं, आपके लिए ये बेटर रहेगा, फिर एक म्यूचुअल डिसीजन लेके फिर हम ऐसे आगे बढ़ते हैं पेशेंट्स में। एक महत्वपूर्ण जानकारी और मैं आपसे चाहूँगा डॉक्टर पंकज, एक नॉर्मल एंजियोप्लास्टी की आगे भविष्य की लाइफ कितनी होती है, मरीज की नहीं, उस स्टेंट की, और बाईपास के बाद कितने समय बाद रीब्लॉक होता है? देखिए, अगर आपने स्टेंट लगाया, यूजुअली जो स्टेंट होते हैं ऐसी लाइफ तो कोई डिसाइड नहीं होती कि ये 5 साल वाला या 10 साल वाला 20 वाला, एक बार आपने स्टेंट लगा दिए तो यूजुअली इट शुड गो फॉर लाइफ लॉन्ग। उसमें 5 से 7% चांस होता है कभी दोबारा ब्लॉकेज आने का, इसको बोलते हैं री-स्टेनोसिस, मतलब दोबारा ब्लॉक आने का 5 से 10% के चांस। वो डिपेंड करता है कि आपकी लाइफस्टाइल आपने उसके बाद कैसी रखी है, आपको रिस्क फैक्टर्स कितने हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल कितना है। अगर आपने एंजियोप्लास्टी के बाद लापरवाही बरती है तो बीमारी दोबारा आती है, क्योंकि एंजियोप्लास्टी आपकी बीमारी खत्म नहीं करता, आपको कंट्रोल करता है। अगर आपने खुद पे ध्यान नहीं दिया तो वो बीमारी दोबारा लौट के आ सकती है। बाईपास में अगर हम लीमा ग्राफ्ट बोलते हैं, यूजुअली लीमा ग्राफ्ट लगाते हैं तो यूजुअली इसको बोलते हैं इट्स लीमा, मतलब लाइफ लॉन्ग। लीमा कभी यूजुअली खराब नहीं होता, लेफ्ट इंटर मेमोरी आर्टरी। लेकिन अगर वीनस ग्राफ्ट लगाते हैं तो उनकी लाइफ बजाय आर्टियल ग्राफ्ट से कम होती है। आजकल लीमा ग्राफ्ट ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। लीमा ग्राफ्ट मतलब इंटरनल मेमोरी आर्टरी होती है लेफ्ट साइड की, उसको निकाल के उससे ग्राफ्टिंग करते हैं। धन्यवाद डॉक्टर पंकज। आज हमने बहुत संक्षिप्त समय पे ठंड में होने वाले हृदय रोगों के बारे में जानकारी चाहिए डॉक्टर पंकज से, और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने बताया अति हर चीज़ की बुरी होती है, अति व्यायाम नहीं करना चाहिए। गोल्डन आवर्स, अगर हमें हार्ट के सिम्टम्स हो रहे हैं थोड़े बहुत भी, तो हमें उन स्वर्णिम घंटों में पॉलीपिल किट लेकर डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए, जिससे हम अपनी या अपने मरीज की जान बचा सकें। हमें खुद का डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। अगर डॉक्टर का ओपिनियन मिल जाएगा तो हम सही जांच करके सही बीमारी मालूम करेंगे तो रोगियों की हम उम्र काफ़ी बढ़ा सकते हैं। हमारी इस आज खास पेशकश में डीएनएन में हमने बातचीत करी डॉक्टर पंकज मनोरिया से। आगे भी डीएनएन देखते रहिए, सेहतनामा लेके आएगा नई विशेष पेशकश। धन्यवाद।